आप सभी का स्वागत है CU कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रियंका दास और मैं आप लोग की ज्योग्राफी मेंटोर हूँ। और हम आज पार्ट 3 देख रहे हैं PYQ सीरीज़ 2024 का, क्योंकि हमने इससे पहले 2 पार्ट्स में हमने कर चुका है। बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वीडियोस है, बहुत ही डिटेल में है, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट्स को समझें, आप रिलेटिवली समझ सकें कि कौन सा सही हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ये काफ़ी ही आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि ये आप क्लासेस को समझें कि हाँ, कि ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन एक्चुअली चाहता क्या है, किस पैटर्न में आ रहा है। क्योंकि विद टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड, बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुका है ये अरेना, और क्या बोलते हैं, उसको बेहतर समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा आ रहे हैं रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि ये कोई क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए अगर मोरेन का क्वेश्चन आ रहा है, तो किस तरीके से मोरेन जुड़ा हुआ है सेडिमेंट से, सेडिमेंट का साइज़ क्या होगा, सेडिमेंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, कैसे लैंडफॉर्म बनेंगे, और वो क्या सिर्फ इसी एरिया में अवेलेबल है। एरिया से कॉन्टेक्स्ट में हमें याद नहीं करना है, समझना है रिलेटिवली चीज़ों को। तो इस वजह से मैं ये डिटेल्ड वीडियो लेके आई हूँ। आज हम 10 क्वेश्चन देंगे। पहले हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इन डिटेल, और डिटेल में सॉल्व करके हम लोग वो कॉन्सेप्ट को पूरा ही अच्छे से समझ लेंगे, उसका कुछ भी हम हिस्सा छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ क्या है कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट, जहाँ में और 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और फिर आप लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, आई बिलीव। चलिए अपना ध्यान हम लोग फिर शुरू करते हैं हम लोग का क्लास। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे प्राइस ऑफर, देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी चल रहा है हमारा, एक सेकेंड, ठीक है, अभी हमारा चल रहा है प्राइस ऑफर, चल रहा है 2999। क्या चल रहा है? 2999 चल रहा है हमारा, 2999 अभी भी ऑफ़र चल रहा है, और आप लोग इसको प्लीज़ अवेल करिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत ही काबिल फैकल्टी है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, और आप लोग के साथ मेहनत करके आप लोग को क्वालिफाई कराएंगी, आपके ड्रीम्स को अचीव कराएंगी। आपकी मेहनत और हमारी मेहनत मिलके बहुत ही अच्छा करेंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कंसिडर करिए हमारे एप्लीकेशन को। बहुत ही अच्छे और माने उम्दा फैकल्टी है यहाँ पे। नाउ कमिंग टू हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग 30 पे ख़त्म किए थे, 30 पे ख़त्म किए थे, और अब हम लोग जाएंगे इस पे, क्या बोलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पे। पिछले बार मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें हिंदी का पोर्शन नहीं था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने फीडबैक देखा, मैंने चैट्स देखे, वहाँ पे कमेंट्स थे, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई डिडंट इनकॉर्पोरेटेड हिंदी पोर्शन। तो मैंने आपके फीडबैक को लिया और मैंने उसमें इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, अब आई होप आप लोग को ईजी होगा चीज़ों को समझने में, हर एक के लिए ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो लाओ कमिंग टू द क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स एन ओवल शेप्ड माउंट कंपोज्ड ऑफ ग्लेशियल ड्रिफ्ट? क्या है ऑप्शंस में? एस्कर, ड्रमलिन, केम, मोरेन। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमानी निक्षेप से बना एक अंडाकार आकार का टीला वर्णित करता है? हाँ, अंडाकार, अंडे के शेप में। एक ना इसका एक बहुत अच्छा एक वो दिया जाता है, जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ हम पढ़ते हैं अंडाकार मतलब होता है एक बास्केट। ठीक है, एक बास्केट जैसा मतलब क्या है? एक बास्केट मतलब क्या होता है? बाहर के देशों में एक फेस्टिवल मनाया जाता है ईस्टर करके। ईस्टर होता है, क्या बोलते हैं, आपके गुड फ्राइडे के बाद, मतलब उसमें खुशियाँ होती है। आपके जो जीसस क्राइस्ट थे वो वापस आ गए थे, इस वजह से तो जो ईस्टर होता है वहाँ पे ना एक बास्केट होता है। ठीक है, उस बास्केट को सजाया जाता है और उसमें ना ऐसे अंडे रखे होते हैं, अंडे के शेप में। तो इसको क्या बोलते हैं? उस बास्केट को कैसा लगता है? एक बास्केट के अंदर अंडे रखे हुए हैं। वैसे ही उस सरफेस में हमें अंडाकार शेप के माउंट्स दिखते हैं, टीले दिखते हैं। क्या दिखते हैं? इस टाइप के टीले दिखते हैं, वो चाहे इस छोटे आकार में हो या बहुत ही विशाल आकार में हो। तो बहुत सारे इस तरीके के टीले दिखते हैं, और ये हमें कहाँ दिखते हैं? जहाँ पे ग्लेशियल एक्शन हो रहा था। ये एक एजेंट है। हम जब पढ़ते हैं ना, जब लैंडफॉर्म्स कैसे फॉर्म होता है, तो किस तरीके से होता है, हमारे कुछ नेचर में एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स क्या क्या है? पानी है, ग्लेशियर है, वेव्स है, हवा है, ये सारी चीज़ें हैं जो क्या बोलते हैं, हमारे पूरे रूप निखार को बदलता है, हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ को। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे, डेन्यूडेशन में हमने पढ़ा था ना, इरोजन जैसे होता है ना, डिपोजिशन जैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे होता है। तो कहीं ना कहीं जब ग्लेशियल फीचर्स की बात करते हैं ना, तो उसको समझना ज़रूरी है कि कैसे क्या बना और क्यों बना।
तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा कि अंडाकार शेप में जो आप एक लैंडफॉर्म को देखते हैं और वहाँ पे क्या होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, ग्लेशियल ड्रिफ्ट से बना होता है। किससे बना होता है, ग्लेशियल ड्रिफ्ट मतलब हिमानी निक्षेप से बना होता है। तो इसका क्या उत्तर होगा, आप लोग एक बार थोड़ा सा पॉज लीजिए और इसको फिर आंसर करिए। इसका क्या उत्तर होगा, क्या क्या ऑप्शन था, एस्कर, ड्रमलिन, केम एंड मोरेन। आप देखिए अब क्या होता है ना, इसको हमें कैसे याद रखना होगा, क्योंकि लैंडफॉर्म्स हम लोग चीज़ें जनरली याद करते हैं क्योंकि नाम का हम लोग को ज़्यादा चीज़ें माने कि क्योंकि टर्म्स ना हमारे लैंग्वेज से नहीं आए हैं, ये लैंग्वेज उधर जहाँ पे ये एक्चुअली मेनली ओरिजिन होता है वहाँ पे इसको टर्म्स दिए जाते हैं, ठीक है। और जनरली हम जानते हैं इंग्लिश में क्या होता है कि वो लैटिन या ग्रीक शब्दों से आता है हमारे टर्मिनोलॉजीज, तो हम लोग को सारे वर्ड्स के ज़्यादा मीनिंग नहीं होते हैं हमारे लिए। तो एस्कर क्या है, ड्रमलिन क्या है, केम क्या है और मोरेन क्या है। मोरेन हम लोग को इसलिए पता होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम डेल्टा से उसे कोरिलेट कर पाते हैं, कुछ सेडिमेंट्स जम जा रहे होते हैं उसको हम इसलिए हम जानते हैं जब जमता है कोई चीज़, डेल्टा आप कोरिलेट करिए तो कोई चीज़ जमता है, सेडिमेंट्स जब एक जगह जाके जम जाता है तो वो क्या है, वो हम लोग डेल्टा से रिलेट करते हैं, सेडिमेंट्स जम रहे हैं। तो उसी तरीके से जब पानी लेके जाता है तो वो डेल्टा बनाता है और जब वो ग्लेशियर लेके आता है तो हम किसे बनाता है, मोरेन बनाता है। मतलब ये डिपोजिशनल फीचर है, ये डिपोजिशनल है। और जब ड्रिफ्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है, जब मान लीजिए कोई अंडाकार चीज़ बन रही है या तो वो डिपोजिशन से बन रहा है या तो इरोजन से बन रहा है, तो पहले हमें क्या समझना होगा, ग्लेशियल ड्रिफ्ट क्या होता है, ठीक है। ग्लेशियल ड्रिफ्ट क्या होता है उसको समझना होगा। तो यहाँ देखते हैं कि ग्लेशियल ड्रिफ्ट है क्या चीज़। ग्लेशियल ड्रिफ्ट है ना, जो कि हिमानी निक्षेप होता है, वो क्या है, उन अवशेषों को संदर्भित करता है जो ग्लेशियरों द्वारा स्थानांतरित और जमा किए जाते हैं। यह एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि ग्लेशियल प्रक्रियाओं का परिणाम है। ये क्या है, ये एक प्रोसेस नहीं है, ये एक रिजल्ट है। किसका, जब ये डिपोजिशन, जब वो इरोजन चल रहा होता है, ये परिणाम है, ये रिजल्ट फॉर्म है। ग्लेशियल ड्रिफ्ट क्या है, एक रिजल्ट है। क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं, ठीक है। हम लोग सोचेंगे ग्लेशियल ड्रिफ्ट से क्या समझते हैं, जो चीज़ मूव कर रहा होगा। तो जब ग्लेशियर मूव करके जब वो चीज़ बनता है तो ये सिर्फ प्रोसेस नहीं, ये एक रिजल्ट है। तो ये जो रिजल्ट क्या है वो बन जाता है आपका, जो क्या बन रहा है यहाँ पे अंडाकार शेप में क्या बनता है। अब अंडाकार से डी से याद रख सकते हैं कि क्या बन रहा होता है, ड्रमलिन बन रहा होता है। पर पहले हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। ग्लेशियल ड्रिफ्ट क्या है, एक सेडिमेंट्री जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल क्या होता है, जब वो टूटते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाते हैं। आप कभी कोई चीज़ घर में जब ग्लूकोज कई बार जम जाता है या हॉर्लिक्स, देखिए जब मौसम में थोड़ा सा मॉइस्चर आता है तो जम जाता है, तो अगर आप उसको ऐसे हल्के हाथ से ऐसे शेक करेंगे ना तो पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है ना, तो वो टूटता है। तो विद टाइम क्या होता है, जब वो चीज़ मूव हो रही होती है, वो रगड़ खा रहा होता है, उसमें क्या हो रहा है, वो जो मान लीजिए जमी हुई चीज़ें, मान लीजिए पत्थर बड़ा सा भी है तो वो बार बार जब वो घिसेगा तो वो टूटेगा ना, पार्टिकल्स छोटे होंगे ना, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जैसे हम सेल से बने हैं, तो वो पत्थर किससे बना हुआ है, सेडिमेंट से बना है, ठीक है। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, सेडिमेंट से बने हुए हैं। तो वो क्या होता है कि जो सेडिमेंट्री मटेरियल जो चीज़ मूव कर रही होती है, ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, क्यों, जब ग्लेशियर मूव कर रहा होता है, जब ग्लेशियर पिघल रहा होता है तो क्या होता है, अंदर की सतह जो उसके जो सतह के नीचे पानी जैसा हो जाता है। तो ऊपर तो आपको आइस दिख रहा होता है, पिघलता तो नीचे से है, तो जब वो पिघल रहा होता है तो वो ना मूव कर रहा होता है, उसके साथ क्या हो रहा है, नीचे जो पत्थर कंकड़ और सेडिमेंट से वो अपने साथ ले जा रहा होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स, तो वो जो ग्लेशियर ले जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो अटकता है और कुछ ना कुछ डिपॉजिट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। कहीं ना कहीं वो अटकता है, कोई क्रिवाइस होगा, कोई गड्ढा सा होगा तो वहाँ पे अटकता जाता है और वहाँ पे सेडिमेंट्स जम जाते हैं, पर ग्लेशियर आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझिए। फिर क्या होता है कि विच कैन वेरी इन साइज फ्रॉम सिल्ट टू लार्ज बोल्डर्स। सिल्ट मतलब होता है जो फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ सेडिमेंट होता है, जो सबसे महीन, जो एकदम कण जैसा हमें दिखता है, वो क्या होता है, सिल्ट। क्या होता है वो, सिल्ट। और जो लार्ज बोल्डर की बात की जा रही है, तो आप जब पहाड़ों में जाते हैं तो आप नदियों में देखते हैं कि ऐसे विशालकाय आकार के पत्थर आपको दिखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे बोल्डर कहा जाता है। और जब वो बहुत विशालकाय है तो क्या होता है, वो लार्ज बोल्डर्स कहते हैं। तो वो किसी भी साइज़ और शेप में हो सकते हैं। वो एक छोटा सा कण से लेके एक बहुत ही बड़ा, ये जो ग्लेशियल ड्रिफ्ट की बात करें, वो क्या सेडिमेंट्स ले जा रहा होता है, वो पत्थर भी ले जा रहा होता है, कंकड़ भी ले जा रहा होता है, सिल्ट भी ले जा रहा होता है, सारी चीज़ें ले जा रहा होता है, उसके अंदर इतना पावर होता है।
ठीक है। तो इसे कहते हैं, वो क्या करता है, बहुत सारे फॉर्मेशंस बनाते हैं इस प्रोसेस में। तो ग्लेशियर ड्रिफ्ट देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं इरोजन, द प्रोसेस बाय विच ग्लेशियर्स इरोड रॉक एंड सेडिमेंट फ्रॉम द लैंडस्केप। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, वो बना रहा होता है, जब इरोजन हो रहा है तो क्या बनते हैं, इरोजन जब होता है तो यहाँ होता है बेडरॉक स्ट्राइएशंस, ग्लेशियल ग्रूव्स मतलब आधारशिला धाराएं, हिमानी खांचों पर खरोंचे। खरोंचे स्ट्राइएशंस मतलब है जो खरोच, जैसे आप मान लीजिए आपको छिल जाता है ना तो खरोच की तरह बन जाता है, क्योंकि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ऐसे 3-4 पार्टिकल्स वो ना ऐसे उस ज़मीन को खरोदते हुए जा रहे हैं। तो जब इरोजन हो रहा होता है तो वहाँ पे जो मेन इरोजन मटीरियल होता है ग्लेशियर, तो एक तरीके से पुश दे रहा होता है, धक्का देता है। और किसको धक्का दे रहा होता है, खुद उन पत्थरों को, उन कंकड़ों को, और उस सरफेस से जब वो रगड़ खाता है तो क्या होता है, इरोजन के टाइम पे स्क्रैचेस आ जाती है, उसमें खरोंचें आ जाती है, राइट, जिसको स्ट्राइएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्राइएशंस कहते हैं। और जब ग्लेशियल ग्रूव्स की बात करते हैं तो आधारशिला या धारियाँ बनाते हैं। ठीक है। ग्रूव मतलब है कर्व लाइन, ग्रूव मतलब होता है, बोलते हैं लेट्स ग्रूव, डांस होता है, ग्रूव करना मतलब ऐसे से मूव करना। ठीक है। तो ग्रूव क्या है, एक तरीके से जो धारियाँ बनाता है। ठीक है, इस तरीके से। फिर ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट बाय ग्लेशियर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, परिवहन, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जब ले रहा होता है, क्योंकि ग्लेशियर मूव कर रहा होता है जब वो पिघल रहा होता है। ठीक है। तो उस समय क्या होता है, ड्रिफ्ट डिपॉजिट्स फाउंड होते हैं फार फ्रॉम देयर सोर्सेस। क्या मिलते हैं हमें, ड्रिफ्ट डिपॉजिट्स मिलते हैं, क्योंकि वो मूव कर रहा है। ड्रिफ्ट मतलब होता है मूवमेंट, जो मूव कर रहा होता है। तो उस तरीके से चीज़ें जो आपके पार्टिकल्स, जो सिल्ट, सैंड, आपका क्या बोलते हैं, पत्थर, बोल्डर्स, सब जो जा रहे हैं वो क्या है, डिपोजिशन की प्रोसेस को एग्जर्ट करता है। डिपोजिशन मतलब होता है निक्षेप। डिपोजिशन में होता है द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट बीइंग लेफ्ट बिहाइंड एज ग्लेशियर मेल्ट्स और रिट्रीट, जो कि बच जाता है, जो कि बच जाता है जब वो या तो ग्लेशियर एकदम आगे चला जाता है या तो वो वापस रिट्रीट मतलब वापसी करने लगता है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो चीज़ होता है डिपोजिशन। तो ये जो आप मोरेन हमने जानते हैं, मोरेन क्या है, एक डिपोजिशनल फीचर है, क्योंकि हम वो डेल्टा से कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है। बहुत सारे टाइप के होते हैं, टर्मिनल, लैटरल, हाँ पार्श्व बोलते हैं जिसे। फिर होता है ड्रमलिन्स और एस्कर्स। वहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस में थे, मोरेन्स थे, ड्रमलिन्स थे, एस्कर्स थे। और जब बात हो रही है ग्लेशियल ड्रिफ्ट से जैसे बना होता है, मतलब ग्लेशियर जब ड्रिफ्ट कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट होकर जब जमता है, मतलब एक डिपोजिशनल फीचर की बात हो रही है। तो डिपोजिशनल फीचर की जब बात हो रही है तो या तो वो मोरेन होगा, या तो ड्रमलिन होगा, या तो एस्कर्स होंगे। कंफ्यूजन कहाँ आएगा आप लोग को, ड्रमलिन और एस्कर्स में। हाँ ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि यहाँ पे मोरेन्स हम जानते हैं नहीं होगा, क्योंकि वो सेडिमेंट फैन के शेप में ऐसे रहता है, देखिए जैसे डेल्टा होता है। ठीक है, हमको जस्ट समझने के लिए। पर जब यहाँ ड्रमलिन्स और एस्कर की बात आती है तो हम थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि वो ड्रमलिन होगा कि आपका एस्कर होगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में था कि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, एस्कर है, ड्रमलिन है, केम है, मोरेन है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा उसको हमें देखना होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ देखा ग्लेशियल ड्रिफ्ट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेडिमेंट। हमने समझ गया कि डिपोजिशनल फीचर होगा, डिपोजिशनल फीचर में आता है मोरेन, ड्रमलिन या एस्कर। तो इनमें से क्या होगा उस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है। एक और होगा कि हमने वहाँ समझ लिया कि एस्कर एक्चुअली फ्लैट एरियाज में होते हैं, वो चीज़ हम लोग समझेंगे, पर पहले ड्रमलिन को समझते हैं। ठीक है। ड्रमलिन वहाँ पे कैसा है, जो कि अंडकार से याद रखिए, ड अंडकार शेप का टोपोग्राफी होगा तो क्या होगा, ड्रमलिन बनेगा। तो इसलिए अंडकार से, ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव एक फीचर है, तो उससे याद रखेगा। जहाँ कन्फ्यूजन आता है वो है केम। केम के बारे में हम नहीं जानते हैं, केम क्या है, क्योंकि केम का उच्चारण नहीं किया गया है। केम क्या चीज़ है, ठीक है। केम क्या है, राउंडेड। केम और जो ये होता है आपका ड्रमलिन, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि होता है केम भी एक तरीके से डिपोजिशनल है और वहाँ पे राउंड शेप के बनते हैं। क्या बनता है, राउंड शेप का बनता है। आप देखिए, ये देखिए यहाँ लिखा है राउंडेड ऑफन इरेगुलर माउंट्स फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय मेल्ट वाटर। मेल्ट वाटर से बनता है। और यहाँ ड्रमलिन्स इलोंगेटेड ओवल शेप्ड माउंट्स फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्लेशियल आइस शोइंग द डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो। आपको यहाँ पे डिफरेंस पता लगा केम और ड्रमलिन में?
केम और ड्रमलिन में ये अंतर है कि केम बनता है ग्लेशियो फ्लूवियो एक्टिविटीज़ के वजह से। मतलब ग्लेशियो फ्लूवियल जब मिल जाता है, जब वो पूरा पिघल जाता है ग्लेशियर, तो वो जो नीचे की तरफ जो पानी होने लगता है, तो दोनों एक्टिविटीज़ से बनता है क्या, आपका केम। पर हमें यहाँ पे ग्लेशियल ड्रिफ्ट से कैसे बनता है, ग्लेशियल आइस से कैसे बनता है, वो बनता है ड्रमलिन। क्या बनता है, ड्रमलिन। और वहाँ जो आपका केम है वो है मतलब सर्कुलर होगा, गोलाकार होगा, और क्या होगा, इरेगुलर शेप होगा। पर यहाँ पूछा गया है जो अंडाकार शेप में बनाता है। अंडाकार मतलब होगा इलोंगेटेड, ऐसे करके अंडे जैसा, अंडे जैसा, गोलाकार नहीं, अंडे जैसा। तो वो क्या है, आपका ड्रमलिन होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि राउंडेड माउंट और हिल कंपोज्ड ऑफ ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑफन फाउंड इन एरियाज वेयर मेल्ट वाटर एक्यूमुलेट्स एंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स। जब लास्ट में मेल्ट वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, एक जगह पे स्थिर हो जाता है, तो वहाँ क्या बनता है, वो जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं वो गोलाकार शेप में होते हैं, और वो होता है आपका केम, वो है ग्लेशियो फ्लूवियो। और यहाँ पे क्या है, जो आपका ड्रमलिन है वो क्या है, ड्रमलिन क्या होता है, एन एलोंगेटेड ओवल शेप्ड माउंड ऑफ ग्लेशियल ड्रिफ्ट formed by the deposition of sediment under the glacier which then gets shaped by glacial ice flow। क्योंकि ग्लेशियल आइस तो फ्लो करता ही जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसको संवारता है, उसको और ज़्यादा निखारता है, और वो बन जाता है अंडाकार शेप का। ठीक है, तो ओवल शेप्ड होता है और पतला होता है। और जो आपका केम होता है वो क्या है, गोलाकार होता है, जैसे ये है ना, ऐसे करके निकलता है, ठीक है, अंडे जैसा। और जो गोलाकार होगा, ये स्ट्रीमलाइन, ओवल शेप्ड एंड स्ट्रीमलाइन, ठीक है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियल आइस फ्लो। जिस तरफ आइस जा रहा है उसी तरफ उसका जो शेप होगा वो वैसे होगा। मान लीजिए ये इधर से आ रहा है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा, अंडे जैसा होगा। तो यहाँ से आइस आ रहा है, तो पैरेलल टू द आइस फ्लो, ठीक है। और यहाँ है राउंडेड ऑफन इरेगुलर नॉट नेसेसरीली इलोंगेटेड, वो कुछ इस तरीके के होंगे, ऐसे, ठीक है। तो अंडाकार शेप ध्यान रखिए, और किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है वो हमने डिस्कस कर लिया है। केम्स आर ऑफन फाउंड इन नॉर्दर्न रीजन सच एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और पार्ट्स ऑफ कनाडा। और जो ड्रमलिन है वो हमें कहाँ मिलते हैं, कैन बी सीन सच एज द आयरिश मिडलैंड्स। आयरिश मिडलैंड मतलब क्या होता है, आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। एंड पार्ट्स ऑफ न्यू इंग्लैंड और सदर्न ऑन्टेरियो। जो न्यू इंग्लैंड है और सदर्न ऑन्टेरियो है वो कहाँ है, आपके कनाडा में आ जाता है, ठीक है, कनाडा का पार्ट हो जाता है, तो वो आपको वहाँ मिलता है, ठीक है। और ये चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या है, आपका ड्रमलिन है, वो जो कि अंडाकार शेप का है। तो कमिंग टू हियर, आप यहाँ देखिए कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। हमने इससे बताया कि जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आइस आ रहा है, ठीक है, आइस इस तरीके से आ रहा है, और वो पैरेलल होगा। तो जिस तरफ वो आ रहा होता है ना, तो यहाँ पे जमता जाता है और धीरे धीरे ऐसे ली शेप होता है। देखिए जो ऊंचा भाग होता है उसको क्या बोला है, जिस तरफ से चीज़ आ रही है तो उसको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे स्टॉस एंड। क्या कहा जा रहा है, स्टॉस एंड। और जिस तरफ से वो फ्लो करके निकल जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, वो जहाँ पे पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है। यहाँ पे पीक आपका ऊपर है, देखिए ई, यहाँ पे पीक आपका ऊपर है, तो वो क्या है, आपका स्टॉस एंड का ऊपरी भाग। और फिर जब इस तरफ आ जाता है जहाँ पे आइस का ऑपोजिट साइड हो जाता है, वो है आपका ली स्लोप। जैसे हम लोग हमारे पर्वतों को पढ़ते हैं, जब बरसात होता है तो जिस तरफ से क्लाउड उठ रहा होता है वो क्या होगा, आपका स्टॉस एंड होगा। क्या होगा, स्टॉस एंड या विंडवर्ड साइड कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, जिस तरफ ऑपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, लीवर्ड साइड होगा। क्या होगा, लीवर्ड साइड। और आइस फ्लो किस तरफ है, इस तरफ का है। समझ गए आप लोग, आइस उस तरफ से आ रहा है तो स्टॉस एंड कौन सा होगा, आपका आइस के फ्लो के तरफ से होगा, ठीक है। फिर आते हैं डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो, ब्लंट एंड, टेपर्ड एंड। ब्लंट एंड मतलब होता है यहाँ पे इस तरीके से ख़त्म हो जा रहा है, और टेपर मतलब हो जाता है जब वो पतला सकरा होने लगता है, मैंने अंडे का शेप लेने लगता है इस तरीके से। और जितना वो कंटिन्यूस वहाँ पे क्या होगा, बार बार वहाँ पे फ्लो होता रहेगा, बार बार वो अटकेगा, बार बार इस तरीके से जब फॉर्म होगा तो ये आपका बन जाएगा, क्या बोलते हैं, बहुत सारे इस तरीके से फॉर्मेशन बन जाते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये अंडे की तरह बनते हैं। तो ये आपके क्या है, ड्रमलिन है, डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो। अब जब कॉन्टूर्स देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। एक जगह पे क्या बोलते हैं, एक एंड होगा, स्टॉस एंड की तरफ क्या होगा, ऊंचा जगह होगा। मतलब जब आपके कॉन्टूर्स इस तरीके से होते हैं मतलब आपका हायर पॉइंट है, जब सर्कुलर हो जाता है मतलब हायर एलिवेशन है। और जब आप ये देख सकते हैं, ये जो आपका लीवर्ड साइड है वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ जा रहा है ना, डिस्टेंस कॉन्टूर के बीच में बढ़ जा रहा है। तो ये किसका डायग्राम होगा, डायग्राम आएगा, तो ये है आपका ड्रमलिन। क्या है ये आपका ड्रमलिन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अंडाकार शेप में कौन बनाता है,
ये देखिए यहाँ पे पिक्चर देखिए कि किस तरीके से ग्लेशियर, ये ग्लेशियर है, ठीक है, आपका जो ये है वो आपका ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर का आइस जा रहा है, ठीक है, जो अंदर पत्थर होते हैं उनको तोड़ते हुए जाता है, तो यहाँ पे वो टकराता है और टकरा के उससे देखिए छोटे छोटे पार्ट्स टूट के बह रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये काइंड ऑफ शेप बना रहा है उसका, कि वो जिस तरीके से आ रहा होता है उसका फ्लो होता है, उस हिसाब से वो क्या बोलते हैं आपका बनता है, क्या बनता है, ड्रमलिन स्ट्रक्चर बनता है। और जाके लास्ट में जाके जो बचा कुचा चीज़ होता है, जो लास्ट में सेडिमेंट बच जाते हैं, उसको बोलते हैं टिल। टिल मतलब क्या होता है, ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर से बना है इसलिए उसका नाम है ग्लेशियर टिल, ठीक है। टीले की तरह याद रखिए कि लास्ट में जो बचे कुचे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, ग्लेशियर टिल। तो इस तरीके से बनता है डायरेक्शन ऑफ आइस। उसी को मैंने प्रॉपरली दिखाया है कि किस तरीके से अंडाकार शेप में बन जाता है। यहाँ पे लॉन्ग एक्सिस है, स्टॉस एंड किस तरफ है, जहाँ से आइस का फ्लो है, जो उसके ऑपोजिट में होगा वो ली साइड होगा। डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन एंड मोर जेंटली स्लोपिंग। तो स्लोप कैसा होगा उसका, लीवर्ड साइड का जेंटल होगा। जो स्टॉस एंड होगा, जिस तरफ से आइस आ रहा है, वो क्या होगा, वो ऊंचा होगा। तो ग्लेशियल ड्रिफ्ट से क्या बना हुआ है हमारे यहाँ पे, वो है आपका ड्रमलिन, ठीक है। तो ये था आपका वो वाले का आंसर। क्या है आपका, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 31 का आंसर क्या होगा, 31 का आंसर होगा आपका ड्रमलिन। आंसर क्या है, ड्रमलिन। जो ओवल शेप्ड माउंट बनाते हैं, मतलब अंडाकार शेप बनाता है, वो क्या है, ड्रमलिन, ठीक है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ लिखा है आइडेंटिफाई करना है हमारे करेक्ट स्टेटमेंट को। क्या है क्वेश्चन, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला है द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड साइनिकोलॉजी। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है साइनिकोलॉजी, ठीक है, साइनिकोलॉजी। सेकेंड है द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड कम्युनिटी इकोलॉजी। मतलब ये एनवायरमेंट से क्वेश्चन है, एनवायरमेंट के जो मेजर टर्मिनोलॉजीज है उससे क्वेश्चन है। तीसरा है द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज टू इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड बायोम इकोलॉजी। और द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटर रिलेशंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स अमंग देमसेल्व्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। यहाँ पे फिर किस तरह से कौन से स्टेटमेंट्स है ये वो समझना है, तो हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। सही कथन की पहचान करें। समूहों के जीवों के जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन साइनिकोलॉजी या संपारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। दूसरा है विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों के समूहों को अंतर संबंध और परस्पर निर्भरता का अध्ययन सामुदायिक परिस्थितिकी कहलाती है। और व्यक्तिगत प्रजातियों और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन बायोम परिस्थितिकी कहलाता है। और चौथा है सभी जीवों के बीच अंतर संबंध और पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन जनसंख्या पारिस्थितिकी कहलाता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, कौन से ऑप्शन सही है। पहला क्या है यहाँ पे ऑप्शन में, पहला दिया है केवल 1 2 4, फिर दूसरा है केवल 1 2 3, सी है केवल 1 और 2, और डी है केवल 2 और 4। तो इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है, आप एक बार देखिए, ये हिंदी देख लीजिए एक बार। पहला क्या बोला है, साइनिकोलॉजी या संपारिस्थितिकी कहलाता है क्या, समूहों के जीवों के जटिल अंतर संबंधों को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो ये हमारे जानवर या क्या बोलते हैं हमारे जो एनिमल्स है उनके बीच में जो होता है, एनिमल हम भी होते हैं, तो उसको साइनिकोलॉजी कहा जाता है। यहाँ दिया हुआ है कि सामुदायिक परिस्थिति, मतलब इकोलॉजी की बात हो रही है, कौन सी, कम्युनिटी इकोलॉजी की बात हो रही है। फिर है व्यक्तिगत प्रजातियों और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन बायोम परिस्थितिकी या बायोन इकोलॉजी कहा जाता है। और सभी जीवों के बीच अंतर संबंध और पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन पारिस्थितिकी मतलब बायोम कहा जाता है। तो पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। यहाँ हम ये इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे आप इमेज देखिए वाला, इमेज में क्या दिख रहा है कि ये हमारा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको समझाता है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए क्या दिखाना चाहता है, हम ये देखते हैं। इस इमेज को समझिए, तब जाके आप उस डेफिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ वेन डायग्राम का इस्तेमाल करिए, अनियन डायग्राम का इस्तेमाल करिए, ताकि आपको चीज़ें याद रहे, ठीक है, तब आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो जो वेन डायग्राम होता है, तो बड़ा वाला जो सर्कल होता है वो क्या होता है, वो सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसमें सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा बाहर में जो सर्कल में है वो क्या है, बायोस्फीयर, जो हम जानते हैं जहाँ पे पूरा जो अपना लिविंग कम्युनिटी है वो रहता है, वहाँ हर ऑर्गेनिज्म लिव करता है, तो वो क्या है, बायोस्फीयर है। उसके बाद क्या आता है, इकोसिस्टम लिखा है, क्या है, इकोसिस्टम लिखा है, राइट, इकोसिस्टम लिखा है। इकोसिस्टम मतलब होता है
पहले हम आगे से देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में। बायोस्फीयर में क्या होता है, हर एलिमेंट रहता है, ठीक है, वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो पहला जो है वो है ऑर्गेनिज्म। क्या है पहला जो मेन यूनिट है, एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्टिकुलर जानवर, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ। पहले मैं क्या हूँ, एक ऑर्गेनिज्म। जब हम सेल की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या होता है, यूकारियोटिक सेल्स, वहाँ पे जब बैक्टीरिया आया था वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, अपने क्या बोलते हैं, अपने पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर एक चीज़ है। तो यहाँ देखिए ऑर्गेनिज्म होता है, उसके बाद होता है जो उसका नेक्स्ट सर्कल होता है वो है पॉपुलेशन। मतलब उस ऑर्गेनिज्म से मिलकर मतलब ये स्पीशीज़ की बात की जा रही है, उस स्पीशीज़ का एक तरीके का स्पीशीज़ मतलब क्या होता है, उनमें एक तरीके की जेनेटिक चीज़ें होती है, ठीक है, वो एक तरीके के दिखते हैं। जैसे हमारे में रेस होता है तो हम क्या है, रेसेस में डिवाइड हो जाते हैं कि हम हैं, रीजन पहले होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारे जो कोई मोंगोलॉइड्स है, कोई ऑस्ट्रोलॉइड्स है, कोई क्या बोलते हैं आपके कॉकसॉइड्स है, निग्रॉइड्स है। तो इस तरीके से हमारा डिवीजन हो जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के बेसिस पे। तो उसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ होते हैं वो एक पर्टिकुलर जेनेटिक कंडीशंस होते हैं उनमें। उसके बाद आता है पॉपुलेशन, मैंने वो सारे जो एक ही तरीके के स्पीशीज़ के लोग होते हैं वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं, हम एक पॉपुलेशन बनाते हैं। अगर मैं मान लीजिए अपने रीजन के हिसाब से डिवाइड करके बताऊं तो मैं वेस्ट बंगाल से हूं, तो हम एक बंगाली लोग का क्या बोलते हैं, हमारा पॉपुलेशन बनता है, हम एक पॉपुलेशन बनते हैं एक तरीके से। फिर होता है क्या, जब मैं कॉलोनी में रहती थी तो वहाँ क्या था कि अलग अलग जगहों से थे, वो एक कॉलोनी था जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी से लोग थे। कम्युनिटी मतलब अलग अलग संप्रदाय से थे। तो वहाँ पे एक हम बंगाली हो गए, कोई मलयाली था, है ना, कोई मतलब कि केरला से था, कोई तमिलनाडु से था, कोई पंजाब से था। तो वो क्या है, वो एक तरीके के लोग हैं और वो क्या है, उनके पॉपुलेशन को डिजिग्नेट करते हैं। पर जब वहाँ पे सब लोग मिल के यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाया जाता था तो वहाँ क्या है, अलग अलग संप्रदाय के लोग मिलते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ डियर है, ज़ीब्रा है, बफेलो है, वल्चर है, लायंस है, तो अलग अलग संप्रदाय के लोग मिलते थे। तो उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कम्युनिटी कहा जाता है। और जो बाद में आता है वो है जो वो पूरा जो जगह था, वो संस्थान था, वहाँ पे जो अबायोटिक फीचर्स है, जहाँ पे पानी है, जहाँ से क्या बोलते हैं सीवेज सिस्टम हो रहा है, चीज़ें, हर चीज़ें जो इंक्लूड होती है, सिर्फ आपकी कम्युनिटी नहीं, आपके जो सिस्टम को वो चला रहा होता है, किस तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें चल रही होती है, वहाँ का आप लोग मान लीजिए वहाँ का जो शॉप है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, वहाँ की इंसानों से रिलेट करिए, वहाँ इकोनॉमी कैसे चल रही है, वहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सोशल फैक्टर्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें, तो वो मिला के क्या होता है, वो इकोसिस्टम बनाता है। क्या बनाता है, कम्युनिटी मिलके क्या बनाता है, इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़, पॉपुलेशन, उसके बाद आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आता है आपका इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद आता है आपका बायोस्फीयर। क्या आता है, बायोस्फीयर, जो हमारा पूरा अर्थ का सरफेस है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ये प्रोसेस, आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। तो जब आप जानते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन की जा रही है कि ये क्या है, तो यहाँ बोला जाए स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशंस। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशंस क्या होता है, पहले हम लोग उसके डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वही मैं यहाँ पे जैसे बताना चाहती थी कि किस तरीके से चीज़ें होती है। तो यहाँ देख सकते हैं इकोलॉजिकल लेयर हम बोलते हैं उसको, जो मैंने आप लोग को एक एक पार्ट में बोला, तो उसको इकोलॉजिकल लेयर कहा जाता है। तो इकोलॉजिकल लेयर में सबसे पहले क्या था, स्पीशीज़ या ऑर्गेनिजम्स थे, फिर आते हैं उसी का पॉपुलेशन, फिर क्या आता है, पॉपुलेशन के बाद आपका पॉपुलेशन जब मिलती है तो क्या होता है, अलग अलग संप्रदाय के लोग, तो कम्युनिटी बनता है, ठीक है। कम्युनिटी बनने के बाद क्या होता है, कम्युनिटी बनने के बाद उनका एक क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। और जब इकोसिस्टम बन जाता है तो वो क्या है, बायोस्फीयर के अंदर आता है, और ये बायोस्फीयर के अंदर आता है तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनको लेयर्स कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे होगा बायोम, फिर जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे बनता है इकोसिस्टम, फिर आता है बायोम। बायोम मतलब पूरा एक तरीके का, जब वहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो एक जैसा होता है, और इकोसिस्टम होता है। फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद बनता है आपका बनता है बायोस्फीयर बनता है, मतलब पूरा अर्थ सरफेस ले लीजिए जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम में याद रखेंगे कौन से लेयर में कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझा कि क्या होता है, प्रजाति,
जो कि सबसे अंतर में मैंने सबसे इंटीरियर में रहता है। फिर जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, आउटर मोस्ट होता है जीवमंडल, या सबसे बाहरी वाला जो होता है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। जब हम फूड वेब या फूड चेन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं हायरार्की होती है, हमारे एनर्जी ट्रांसफर में भी एक हायरार्की होता है। ये एक हायरार्की दिखा रहा है, मतलब कि छोटे से बड़े की ओर जाते हुए, तो किस तरीके से एक एक चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है वो चीज़ समझाता है। तो यहाँ हम जानते हैं ये सारी चीज़ें कि क्या बोलते हैं, पहले आपको टर्म्स को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइनिकोलॉजी मतलब क्या होता है? साइनिकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो इंटर रिलेशन को ही, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन को समझाता है। ठीक है, वहाँ पे कम्युनिटी इकोलॉजी का डेफिनेशन दिया था, वो बताया स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विद इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, कम्युनिटी होता है, हमको पता है। पहले लेयर को याद रखिएगा, उसके बाद उस डेफिनेशन को समझिएगा। तो वहाँ पे यही दिया हुआ है कि एक इकोसिस्टम में कैसे जो स्पीशीज़ है वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे पे, एक तरीके से एक दूसरे पे कैसे निर्भर है। तो वो क्या है आपका कम्युनिटी इकोलॉजी। चलिए, मतलब आपका साइनिकोलॉजी भी सही हो गया, हाँ, और क्या बोलते हैं आपका कम्युनिटी इकोलॉजी का भी डेफिनेशन सही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था थर्ड में। तो वहाँ क्या है, स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स विद इन द सेम स्पीशीज। मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन डायनामिक्स और ग्रोथ पैटर्न दिखाता है। क्या दिखाता है? पॉपुलेशन डायनामिक्स और ग्रोथ पैटर्न दिखाता है। यहाँ पे क्या दिया है, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन, यहाँ पे दिया द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड देमसेल्व्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो ये गलत है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं इंटरैक्शन और इंटर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन यानी यहाँ पे पॉपुलेशन यानी जो एक ही स्पीशीज़ के जो आपके ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो यहाँ इंटर रिलेशनशिप नहीं दिखाते हैं, वहाँ पे पैटर्न देखते हैं कि मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है, पहले क्या था आज क्या है, वो चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोर्थ तो गलत हो जाएगा, फोर्थ क्या है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जब ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे 4 कहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन गलत है। मतलब पहला वाला हम जानते हैं 1 और 2 सही है, फोर्थ गलत है। बायोम इकोलॉजी को देखते हैं कि वो सही है कि नहीं, ये देखते हैं। ठीक है, तो जब बायोम इकोलॉजी का डेफिनेशन आता है तो बायोम इकोलॉजी मतलब होता है नॉट अ फॉर्मल इकोलॉजिकल स्टडी टाइप बट ऑफन रिफर्स टू इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज़ इन डिफरेंट बायोम्स। उसका जो करेक्ट टर्म है बायोम इकोलॉजी करके कोई शब्द नहीं होता है, उसका नाम क्या है आपका ऑटो इकोलॉजी। क्या होता है उसका टर्म, क्या है, ऑटो इकोलॉजी। तो आप ये समझ लीजिए बायोम इकोलॉजी कोई टर्म ही नहीं है। बायोम ज़रूर है पर बायोम इकोलॉजी करके कोई टर्म नहीं है। इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़, जब एक इंडिविजुअल स्पीशी को जो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं ऑटो इकोलॉजी, और इकोलॉजिकल स्टडी टाइप होता है। बायोम इकोलॉजी करके कोई टर्म नहीं होता है। तो हमारा जो क्या बोलते हैं ये हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो साइनिकोलॉजी और कम्युनिटी इकोलॉजी में एक अंतर है कि साइनिकोलॉजी अम्ब्रेला टर्म है और जो कम्युनिटी इकोलॉजी है वो नैरोअर टर्म है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। साइनिकोलॉजी एक डिफरेंट टर्म है और उसका मतलब होता है वो उससे ज़्यादा ब्रॉडर है। वो क्या करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन एंटायर इकोसिस्टम या कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन देखता है। और जो आपका कम्युनिटी इकोलॉजी है वो सिर्फ एक सिंगल इकोसिस्टम पे ही फोकस करके देखता है, एक इकोसिस्टम पे। और जब बहुत सारे इकोसिस्टम्स को एक साथ हम लोग देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साइनिकोलॉजी कहते हैं। जो हम लोग आप पढ़ते हैं ना कि 2 इकोसिस्टम के बीच में एक नीश जब वो होता है, तो वो जब हम 2 इकोसिस्टम या उससे ज़्यादा इकोसिस्टम्स के बीच में देख रहे होते हैं तो वो क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप को, उसको साइनिकोलॉजी कहा जाता है। और एक इकोसिस्टम के अंदर ही हम देखते हैं तो वो होता है कम्युनिटी इकोलॉजी। तो इस तरीके से वहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, आपके 2 यहाँ पे टर्म्स गलत हो गए हैं। तो 2 टर्म्स गलत हो गए, मतलब यहाँ सिर्फ पहला 2 साइनिकोलॉजी और कम्युनिटी इकोलॉजी सही है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। यूट्रोफिकेशन इज अ काइंड ऑफ विच हजार्ड। यूट्रोफिकेशन किस टाइप का हजार्ड है? यूट्रोफिकेशन एक प्रकार का क्या खतरा है? भौतिक, जैविक, रासायनिक या प्रौद्योगिक? फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। यूट्रोफिकेशन हम क्या समझते हैं, बहुत सिंपल आंसर देखते हैं। यूट्रोफिकेशन मतलब होता है, जो कि ये एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, तो ये क्या है, यूट्रोफिकेशन होता है जब एल्गल क्या बोलते हैं, पानी में ये चीज़ होता है। पानी में जब हो रहा होता है, कोई हमारे एनवायरनमेंट में इशू हो रहा होता है, और ये पर्टिकुलर किस चीज़ पे हो रहा होता है, कोई तरीके का बायोलॉजिकल जनरेशन की वजह से होता है, क्योंकि एल्गल ब्लूम होता है। एल्गल ब्लूम मतलब होता है जब एल्गी का जब बहुत ज़्यादा जब एल्गी बहुत ज़्यादा तरीके से उसका ग्रोथ होने लगता है, तो उसमें क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल है कि टेक्नोलॉजिकल है,
वो एक्चुअली क्या है, बायोलॉजिकल फिनोमेना। क्या है, बायोलॉजिकल फिनोमेना है। इसको हम समझते हैं क्या है, ठीक है। बायोलॉजिकल फिनोमेना है आपका ये। तो यहाँ देखते हैं यूट्रोफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़ जैसे एस्चुरीज, लेक्स, ओशन विथ न्यूट्रिएंट्स। और ये कब होता है आप समझते हैं, जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जब हम लोग खेती कर रहे होते हैं, या फर्टिलाइज़र का प्रॉपर यूज़ हो रहा होता है, या फैक्ट्री में भी बहुत ऐसे केमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स का यूज़ होता है जो कि डायरेक्टली क्या होता है, बिना ट्रीटमेंट के बाद वो रन ऑफ के थ्रू या सीधे उसमें डाल दिया जाता है पानियों में। तो क्या होता है, वो एज अ वेस्ट हम लोग वहाँ पर डंप कर देते हैं। रन ऑफ, जब बारिश होता है तो पानी के थ्रू क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स और सॉइल तो आपका इरोड होता ही है, तो जो रन ऑफ होता है उसके थ्रू भी वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं पानी में जल के जाके मिल जाता है, क्योंकि यही है आपका वाटर साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल है, और हमारे ह्यूमन इन्फ्लुएंस भी है। तो इस वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं तो जाके एंड अप होंगे, कोई अपने आप तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो जब एंड अप होते हैं पानियों में, ओशंस में, तो क्या होता है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जो पहले से वहाँ पेड़ पौधे, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर क्या बोलते हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे एल्गी के रूप में होते हैं, वो एक्सेसिव उस न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से पेड़ को बढ़ा रहे हैं हम लोग, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो क्या है, पेड़ बहुत तेज़ी से बढ़े इस वजह से। तो उस तरीके से क्या होता है, वो तेज़ी से बढ़ने लगता है, और जब वो तेज़ी से बढ़ता है तो क्या होता है, वो एक लेयर की तरह बिछ जाता है। तो अब क्या होता है, पानी में क्या होते हैं, पानी में होते हैं जीव जंतु, आपके जू प्लैंक्टन्स होते हैं, आपके फिशेस होते हैं, आपके क्रैब्स होते हैं, ऑयस्टर्स होते हैं। और दो ऑयस्टर्स को कहा जाता है, हमने पहले क्वेश्चन में देखा था जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, कि ऑयस्टर्स होते हैं क्लीनर्स ऑफ दी आपके वाटर बॉडीज़। तो वो भी एक लिमिट तक कर सकता है, क्योंकि अगर वो ढक देगा पूरा सरफेस को एल्गी, तो क्या होगा, आपका सनलाइट आना बंद हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। वो एल्गी ऑक्सीजन छोड़ रहा है, पर तो एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है, पानी के अंदर नहीं जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, कि ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, हाइपोक्सिया का एक क्या बोलते हैं रूप आ जाएगा, और वहाँ क्या होता है, फिर ख़त्म होने लगता है किसका, फिशेस मरने लगती है, और क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ ख़त्म हो जाता है, वो पूरा इकोसिस्टम। तो यूट्रोफिकेशन क्या है, जो एक्सेसिव प्लांट और एल्गी ग्रोथ होता है ना आपके नदियों में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, ओशंस में, वो क्या करता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा देता है, और सनलाइट नहीं जा पाता है, और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पे। तो ये कॉज क्या है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इनपुट्स फ्रॉम सोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, रन ऑफ हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, और अर्बन वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रीज से वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़, तो ये क्या क्या बन जाता है इसकी वजह से, न्यूट्रिएंट्स लीड टू एल्गल ब्लूम, एल्गी एंड प्लांट्स डाई एंड डिकम्पोज, मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड मैटर को यूजिंग ऑक्सीजन, क्योंकि जब डिकम्पोज करना होता है, किसी को चीज़ को ख़त्म करना होता है, तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ क्या होता है, इतना ज़्यादा डेड होने लगता है कि वहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, एक चीज़ से लेके दूसरी चीज़ में जाने लगती है। और फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू ओशन एसिडिफिकेशन, लास्ट में क्या होता है, एसिडिक हो जाता है वहाँ का कम्युनिटी, आपका पानी, और फिर क्या होता है, चीज़ें ख़त्म हो जाती है। एसिड क्या होता है, हम अगर घर में जब आप बाथरूम साफ़ करते हैं तो देखिएगा एल्गी हो जाता है, कि पानी कंटिन्यूस वहाँ पे गिर रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ पे, तो बार बार क्या होता है कि मार्बल के सरफेस में अटकने लगता है, वहाँ पे एल्गी जमता है, और इसी वजह से हम सफाई करते हैं। तो जब सफाई नहीं होती है तो वो क्या है, वो एसिडिक इन नेचर, वो मारता है, तो वो क्या होता है, जो एरिया हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है, तो पानी क्या हो जाता है, लास्ट में रिजल्ट में एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो मरीन लाइफ खत्म होती है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि क्या होता है कि इकॉनमी खत्म हो जाएगी, मछलियाँ मर जाएंगी, तो ओशन एसिडिफिकेशन होता है और डेड जोन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो वही चीज़ बताया गया है कि यहाँ पे ये जो यूट्रोफिकेशन है वो पारिस्थितिकी तंत्र में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है, जो शैवाल और पौधों की अधिकता से शुरू होता है, मतलब एल्गल ब्लूम से शुरू होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको समझ में रखना है। याद रखें कि जो मनुष्य के लिए अपपुष्टि है वह पौधों और अन्य प्राणियों के लिए भोजन हो सकता है। पोषक तत्व शैवाल और खिलाते हैं जैसे वे अन्य पौधों को खिलाते हैं। तो हमारे लिए तो वो वेस्ट है, पर उसमें पहले से न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं वो जाके ख़त्म तो होगा, वो कहीं ना कहीं किसी और के यूज़ के लिए होगा। तो उसी तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है यूट्रोफिकेशन। तो वहाँ पे आंसर क्या होगा, बायोलॉजिकल होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, डैश इज अ टाइप ऑफ सर्वेइंग क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ सर्वे। क्या है, पर्पस ऑफ सर्वे के बेसिस में कौन सा टाइप का सर्वे है वो हमें समझना है। एक ये ऑप्शंस होते, देखिए जब ना आप सर्वे कर रहे होते हैं ना, आपके कुछ कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव होता है। सर्वे मतलब क्या होता है, सर्वेक्षण जो हम करते हैं ना, कि पता चले कि वहाँ पे क्या परिस्थिति है, वो चीज़ को समझने के लिए, ठीक है।
वो चीज़ को समझने के लिए। तो जब वहाँ सर्वे की बात करें तो जो हमारा पर्पस क्या है सर्वे का, उसको समझने के लिए एक सेकंड, पर्पस और सर्वे को समझने के लिए जो सर्वे किया जाता है कि क्या पर्पस है, उसमें ये कौन से वाले ऑप्शंस होंगे ये सर्वेक्षण के उद्देश्य के हिसाब से। तो वो क्या कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण है, जियोडेटिक सर्वेक्षण है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण है या एरो सर्वेक्षण है। तो यहाँ हम एक चीज़ पहले नाम को देख लेते हैं, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे क्या है, प्लेन टेबल सर्वे क्या है, एरो सर्वेक्षण क्या है और कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण क्या चीज़ है। तो यहाँ देखते हैं कि हम लोग के जो क्लासिफिकेशन होता है सर्वे का वो 4 बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे होता है? 4 तरीकों पे होता है, 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप। किस तरीके का क्लासिफिकेशन है, मतलब कि वो प्लेन सर्वेइंग है कि जियोडेटिक सर्वेइंग है। प्लेन सर्वेइंग का मतलब होता है सर्वेइंग ऑन अ स्मॉल स्केल वेयर द अर्थ कर्वेचर इज इग्नोर्ड। बहुत ही छोटे स्केल में जब आपको सर्वे किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्लेन सर्वे। सिंपल, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, सिंपल सर्वे जो होता है। जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग ऑन अ लार्ज स्केल कंसिडरिंग द अर्थ कर्वेचर। मतलब जब आप बहुत ही बड़े स्केल में आप जब कर रहे होते हैं, आप हो सकता है इसको रिमोटली कर रहे होते हैं, तो तब अर्थ के कर्वेचर का मतलब होता है। तो टाइप क्या क्या है? स्मॉल स्केल में जब होता है, और दूसरा जब है जब बड़े स्केल में होता है तो वो क्या आता है? जियोडेटिक सर्वेइंग, मतलब बेस्ड ऑन टाइप नॉट पर्पस। क्वेश्चन में पूछा गया पर्पस के बारे में। तो टाइप के बेसिस में जो सर्वेइंग होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। जब आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड सर्वे या पर्पस की बात की जाए, नेचर ऑफ फील्ड सर्वे माने कैसा नेचर है, कैसा तरीका होगा कि हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि वो फील्ड कैसा है उसके बेसिस पे, आपका पर्पस क्या है उसके बेसिस में, मतलब वो जगह के हिसाब से हमारा जो सर्वे होगा वो होता है नेचर ऑफ फील्ड सर्वे या पर्पस, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ क्या क्या होते हैं? टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे होता है, मरीन और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे होता है और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है। मतलब ये हम किस जगह पे कर रहे हैं उस बेसिस पे वो क्या होता है? सर्वे होता है। हमारा पर्पस या ऑब्जेक्टिव के बेसिस में किस एरिया पे सर्वे हो रहा है, उस एरिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस पे हो रहा है। तो पर्पस का मतलब क्या है? नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक देख लेते हैं कि जो सर्वेइंग फॉर लैंड ओनरशिप, प्रॉपर्टी बाउंड्रीज एंड लीगल डिस्क्रिप्शंस, ये जिस जब करा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो उसका नेचर है, फील्ड क्या है कि हमें वहाँ बाउंड्री सेट करना है, तो उसके लिए क्या होता है? आपका लैंड से रिलेटेड जब सर्वे होता है वहाँ पे जो फील्ड का जो नेचर है वो है बाउंड्री का रिसरक्शन। तो वो क्या है? आपका कैडेस्ट्रल सर्वे उसमें आता है। टोपोग्राफिकल सर्वे आता है क्योंकि वहाँ पे नेचुरल आर्टिफिशियल फीचर्स को देखा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है क्योंकि वहाँ पोजीशनिंग एंड नेविगेशन देखा जाता है। तो जब जीपीएस अगर आएगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका नेचर ऑफ फील्ड सर्वे या पर्पस में आएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इंजीनियरिंग सर्वे हो गया, मिलिट्री सर्वे हो गया, माइन सर्वे हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे हो गया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया, कि मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा क्या काम है उसके ऊपर होता है, वो है ऑब्जेक्टिव सर्वे। कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है फील्ड क्या डिमांड कर रहा है और एक होता है मेरा क्या डिमांड है, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और लास्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला हो गया टाइप, पर्पस, फिर हो गया ऑब्जेक्ट और फिर आता है आपका इंस्ट्रूमेंट। क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके आप सर्वे करेंगे उसको कहा जाता है। वहाँ पे आ जाता है का चेन टेप सर्वे, कंपास सर्वे, सारे हम पढ़ेंगे जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। हाँ, थियोडोलाइट सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, जीपीएस सर्वे, टैक्योमेट्रिक सर्वे एंड एरियल सर्वे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में था ये ना एरियल सर्वे है, एरो सर्वे जो बोला गया है वो क्या है? एरियल सर्वे है, ठीक है। तो एरियल किस में आता है? इंस्ट्रूमेंट में आता है, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे किस में था? आपका टाइप में आता है। प्लेन टेबल सर्वे भी इंस्ट्रूमेंट में आता है, ठीक है। और कैडेस्ट्रल सर्वे किस में था? आपके पर्पस या नेचर ऑफ फील्ड के ऊपर आता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? कैडेस्ट्रल सर्वे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैडेस्ट्रल सर्वे हो जाएगा। तो आपको ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि कोई भी सर्वे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और किस बेसिस में क्लासिफाई किया गया है, ये आपको हर एक टॉपिक का पता होना चाहिए, तब जाके आपको हर चीज़ रिलेटिवली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई और वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आप यहाँ पे एक चीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग को उसका डेफिनेशन याद रखे कि नेचर और पर्पस ऑफ सर्वे क्या होता है, कैटेगराइज
ऑर्गेनाइज सर्वेज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक गोल सच एज मैपिंग लैंडस्केप्स, है ना, डिटरमाइनिंग लैंड ओनरशिप और स्टडिंग वाटर बॉडीज। ठीक है, टाइप ऑफ सर्वे क्या हो जाता है, अर्थ हम लोकल लेवल पे कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे। छोटा स्केल होता है तो लोकल, जो कि था प्लेन सर्वे था, और जियोडेटिक मतलब होता है ग्लोबल लेवल पे जब किया जाता है। और जब ऑब्जेक्ट की सर्वे की बात की जाती है तो वो हम क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कैसे फुलफिल करेगा उसको बताता है, और इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ हो रहा है ताकि हम चीज़ों को समझ सके। इंस्ट्रूमेंट का जब मदद लिया जाता है तब वो होता है इंस्ट्रूमेंटल सर्वे, वो चाहे GPS हो, वो चाहे आपका चेन टेप सर्वे हो, वो प्लेन टेबल सर्वे हो, या थोडोलाइट का इस्तेमाल से हो, या डंपी लेवल हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिफ्थ में आते हैं सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स जो होता है। द सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स इज मेजर्ड एज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन डार्विन और कौन सा स्टेट, कौन सा प्लेस है उसके बीच में। दक्षिणी दोलन सूचकांक SOI को डार्विन और डैश के बीच में दबाव अंतर के रूप में मापा जाता है। तो ये कौन से दो जगह है जहाँ पे हम डिफरेंस समझ के पता लगता है कि सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। पहले तो समझते हैं कि सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है क्या, फिर तो हम इस जगह को समझेंगे जहाँ पे ऑप्शन है ताहिती, पेरू, चिली, कोलंबिया। देखिए ये तो इनका ना आपको प्लेसमेंट पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे है। जो ताहिती है वो कहाँ है, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, ये एक आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, पेरू कहाँ है, ये भी आपका कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। ठीक है, कौन सा कोस्ट, आपका वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, चिली भी कहाँ है, सेम। और कोलंबिया कहाँ है, ये भी आपका नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये हमको पता चल रहा है कि मतलब एक काइंड ऑफ पैसिफिक ओशन के वेस्ट पोर्शन में लोकेटेड है। ये मिडिल में लोकेटेड है ताहिती, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन मिड PO। ठीक है, मिड PO में, PO मतलब पैसिफिक ओशन। और जो ये डार्विन है, वो डार्विन कहाँ है, डार्विन कहाँ पे है, जहाँ पे एक्चुअली इवोल्यूशन देखा गया था हमारे ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ये कहाँ पे है, इसका पोजीशनिंग ईस्टर्न पैसिफिक में। तो आप ये समझ सकते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा रहा है। और यहाँ मेनली क्या चीज़ हो रहा होता है, हम लोग के क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हो रहा होता है एल नीनो और ला नीना। अभी जो कंडीशन चल रहा है कि इतनी गर्मी हो रही है, बरसात उस हिसाब से होना नहीं चाहिए था, पर बहुत ही अनइवन तरीके से बरसात हो रहा है, फ्लडिंग बहुत तेज़ हो गई है। ऑल्दो बरसात उतना होता नहीं है एल नीनो के कंडीशंस में, जो नॉर्मल कंडीशंस होते हैं, जो नॉर्मल कंडीशंस होते हैं, हमारा जो बरसात का समय होगा, हमारा ड्राउट नहीं होता है, वो सारे जो कंडीशन होता है वो ला नीना का होता है। और ये ला नीना किससे मतलब रखता है, ये जो यहाँ सर्कुलेशन हो रहा होता है, ये जो हमारे पैसिफिक ओशन में सर्कुलेशन हो रहा होता है, विंड का, करंट्स का, हमबोल्ट करंट जो चेंज हो जाता है, राइट, जो उसका टेंडेंसी चेंज हो जाता है, गर्म से ठंडा हो जा रहा है, तो वो जो टेंडेंसीज़ हो रही है, तो ये हम लोग को हमारे क्लाइमेट से मतलब रखता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारे इंडिया में, हमारे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया किस तरफ है, हमारे तरफ आता जा रहा है, क्या है, ईस्टर्न वाला पैसिफिक में आ जाता है। तो वो जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारे इंडिया की तरफ। तो वहाँ जो टेंडेंसीज़ होंगे वहाँ हमारे भारत में भी वही टेंडेंसीज़ होगी। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, एल नीनो और ला नीना का कॉन्टेक्स्ट होता है। और जब सदर्न ऑसिलेशन की बात की जा रही है, ये जो दक्षिणी दोलन मतलब क्या होता है, आपने घड़ी देखा होगा, उसमें कभी कभी पेंडुलम लगा होता है। ठीक है, ये आप घड़ी जानते हैं, तो उसमें पेंडुलम लगा रहता है, ये पेंडुलम। तो पेंडुलम क्या करता है, ये टू एंड फ्रो मोशन रहता है, टू एंड फ्रो मोशन में चलता है पेंडुलम। तो ये होता है दोलन, वो एक अपने इंटरवल में आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रहा होता है। तो उसी तरीके से जो करंट्स है, प्रेशर है, हाँ टेम्परेचर है, करंट्स मतलब सिर्फ आपके एटमॉस्फेरिक करंट्स नहीं, मैं वाटर करंट्स की भी बात कर रही हूँ, ओशनिक करंट्स की बात कर रही हूँ। तो ये जो दोलन हो रहा होता है, सदर्न ऑसिलेशन मतलब सदर्न पार्ट ऑफ द सी में हो रहा था, क्योंकि अपर पार्ट में जो सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम आपके कॉन्टिनेंट्स है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो आपका पोर्शन है, क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशन में, इसलिए उसको बोला जाता है जो दक्षिणी दोलन सूचकांक। इंडेक्स मतलब होता है जो हम लोग निकालेंगे ताकि पता चले कि डिफरेंस क्या है नॉर्मल से, नॉर्मल सिचुएशन से अंतर क्या आ रहा है, क्या वो ला नीना का कॉन्टेक्स्ट, ला नीना का सिचुएशन है कि एल नीनो का सिचुएशन है। हम ला नीना एल नीनो का क्या बोलते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, पर एक्चुअली में क्या हो रहा होता है उसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है,
आप इन सदर्न ऑसिलेशन समझ गए ना कि क्या होता है, जो दक्षिणी दोलन, दक्षिणी क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ हो रही होती है, और ये जो हमारा एल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट है वो, तो हमें पता है इनके पोजीशन कहाँ है, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक में है और सदर्न अमेरिका से रिलेटेड है, और डार्विन है आपके ऑस्ट्रेलिया में जो कि ईस्टर्न पैसिफिक में है, और जहाँ वहाँ मूवमेंट होता है उसी के वजह से ला नीना या एल नीनो ट्रिगर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आप देखते हैं। एसओआई जो था वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया था सर गिलबर्ट वॉकर ने। तो अब यहाँ से देखिए सदर्न ऑसिलेशन किसने दिया था, सर गिलबर्ट वॉकर ने। और वॉकर सर्कुलेशन आप जानते हैं, इन्होंने ही, उसका एक और नाम है जो सदर्न ऑसिलेशन है उसी को बोला जाता है वॉकर सर्कुलेशन, क्योंकि ये उन्होंने दिया था। किन्होंने दिया था, सर गिलबर्ट वॉकर ने ये टर्म को कॉइन किया था। तो यहाँ देख सकते हैं द सदर्न ऑसिलेशन इज अ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसका बीच में फ्लक्चुएशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस के वजह से, उसी से सारा चीज़ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये सारे एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। तो जो फ्लक्चुएशन होता है, मतलब जो चेंज आता है, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ रहा होता है वो होता है आपका क्या, सदर्न ऑसिलेशन को, सदर्न ऑसिलेशन डिफाइन कर रहा होता है। तो जो सदर्न ऑसिलेशन लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, किसमें, आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में, वो क्या है, while the Southern Oscillation Index quantifies this fluctuation using standardized pressure difference between तहीती एंड डार्विन। देखिए पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग पूरा एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट में नहीं जाते, क्योंकि जो 3 ऑप्शंस थे आपके, पेरू हो गया, कोलंबिया हो गया, चिली हो गया, वो कॉन्टिनेंट में बेस्ड है। कॉन्टिनेंट में बेस्ड है क्या, वो आपके साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पोर्शन में है। अब होता क्या है कि वो बहुत डिस्टेंस हो जाता है, तो वो जो आपका तहीती है, जो तहीती है वो ना, देखिए तहीती जो है वो यहाँ बीच में कहीं लाई करता है, देखिए यहाँ पे लाई करता है, मतलब पैसिफिक ओशन के बीच में लाई करता है। तो इस वजह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस को एनालाइज करने में सुविधा होती है और ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। तो इस वजह से जो तहीती है, जो कि पैसिफिक ओशन के सदर्न पोर्शन में बीचों बीच में है, इसीलिए तहीती और डार्विन के बीच में प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है। जब कैलकुलेट किया जाता है तब जाके इंडेक्स फॉर्म होता है, और उसी को कहा जाता है सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। तो यहाँ देखिए कि जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, यहाँ देखिए पर्पस क्या होता है, टू मेजर एंड मॉनिटर द फ्लक्चुएशंस इन एयर प्रेशर बिटवीन ताहिती एंड डार्विन, प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू किसमें, एल नीना और ला नीना के एपिसोड्स में, मतलब कब एल नीनो होगा और कब ला नीना होगा। आप अपना रेजोल्यूशन प्लीज़ बेटर करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो टर्म्स है वो ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, तो आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों को देखिए, अगर सब चीज़ें आ रही है, ठीक है, हाँ, तो थोड़ा आप अपना उसको बढ़ा लीजिए रेजोल्यूशन, ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो हाँ, तो यहाँ हमने देखा कि क्या है, जो तहीती है वो किसके अंडर आता है, वहाँ जो आइलैंड्स है वो किसके अंडर आता है, फ्रेंच गवर्नेंस के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, फ्रेंच के गवर्नेंस के अंडर, और इसको फ्रेंच पॉलिनीशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रेंच पॉलिनीशिया के अंडर आता है। और जो पैसिफिक ओशन के मिड में जो आपके आइलैंड्स है वो किसके अंडर आता है, फ्रेंच पॉलिनीशिया के अंडर आता है। और जो डार्विन है वो ऑस्ट्रेलिया में। तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है SSLP ताहिती माइनस SSLP डार्विन, और उसका SD क्या, उसका मीन निकालते हैं, किसका, मंथली मीन निकाला जाता है। तो यहाँ देख स्टैंड डेविएशन, तो स्टैंडर्डाइज सी लेवल प्रेशर, सी लेवल का जो प्रेशर है, स्टैंडर्ड सी लेवल का प्रेशर जो है ताहिती का, माइनस किया जाता है स्टैंडर्डाइज सी लेवल प्रेशर ऑफ डार्विन से, और उसको डिवाइड किया जाता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एनोमलीज का, मंथली जो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है प्रेशर का, तो उसको क्या होता है, डिवाइड किया जाता है उससे, और उससे इंडेक्स निकलता है। तो जब इंडेक्स निकलता है तो वो एनोमलीज, वो डिफरेंस देखते हैं। तो एक वैल्यू आता है, वो या तो पॉजिटिव आएगा, जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो या तो एक वैल्यू आएगा जो का नेगेटिव होगा, और एक होगा पॉजिटिव SOI होगा। नेगेटिव वैल्यू आया तो उसका क्या मतलब होता है कि एल नीनो के कंडीशंस होंगे, मतलब हमारे लिए नेगेटिव है, तो इससे याद रखिए कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हमारे लिए नेगेटिव होगा, वहाँ पे क्या होगा, ड्राउट के कंडीशंस होंगे। तो हमारे लिए जब नेगेटिव होगा तो क्या है, एल नीनो के कंडीशंस होंगे। और जब ला नीना होता है, लाला लैंड से याद रखिए, बहुत बढ़िया होगा सब कुछ। जब पॉजिटिव कंडीशन होगा हमारे पर्सपेक्टिव में, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो क्या होगा, ला नीना के कंडीशंस होंगे। तो इसको याद रखिएगा, नेगेटिव होगा तो क्या हमारे लिए नेगेटिव है एल नीनो,
पॉजिटिव होगा तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा ला नीना, लाला वाला, एकदम बढ़िया अच्छा वाला। आप अगर मीम्स देखते होंगे तो ला 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 ला, आपका वो आता है ना आपके साथ निभाना साथिया वाला, तो लाला वाला खुशी वाला, आप याद रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन हमारा क्या होता है, नेगेटिव SOI आएगा, इंडेक्स आएगा, या तो पॉजिटिव इंडेक्स आएगा, तो जो इंडिकेट करता है लोअर दैन नॉर्मल प्रेशर ताहिती में एंड हायर दैन नॉर्मल प्रेशर एट डार्विन में। तो मतलब क्या होता है, लोअर दैन नॉर्मल मतलब नॉर्मल से लोअर पोजीशन में रहता है ताहिती। ताहिती में अगर हायर प्रेशर में रहेगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। और लोअर, और आपको हाई प्रेशर पता है कि किस तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है, तो इसीलिए जो मूवमेंट होता है उसमें बदलाव आ जाता है। तो वो बदलाव लोअर प्रेशर और हाई प्रेशर से हमेशा क्या होता है, मूव करता है लो प्रेशर की तरफ। तो जब यहाँ पे हायर प्रेशर होगा तो ऑपोजिट होने लगेगा, तो हमारी तरफ मूवमेंट नहीं होगा और हमारे लिए वो बेकार सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है। और पॉजिटिव सिचुएशन तब होगा वहाँ पे ला नीना होगा, ठीक है। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। तो किसके माइनस करते हैं, जो सी लेवल पे जो प्रेशर अनॉमली होता है उसको, दोनों को पहले ताहिती को रखा जाता है, फिर किसको रखा जाता है, आपके डार्विन को रखा जाता है। उसको डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मंथली अनॉमलीज को, उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मूवमेंट होता है यहाँ पे, इस जो ये सिचुएशन नेगेटिव SOI मतलब होता है आपका एल नीनो का सिचुएशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, पर ये देखिए ये जो मूवमेंट हो रहा है, क्लाउड का बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, और यहाँ पे क्लाउड पॉजिटिव में हमारे तरफ बन रहा है। तो ये देखिए हाई प्रेशर और लो प्रेशर का हम कॉन्टेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होगा तो हमारे तरफ चीज़ें आएंगी, तो हमारे लिए वो क्या है, अच्छा सिचुएशन है। और जब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तो वो हमारे लिए बुरा होगा। तो ऐसे सिंपल वे में याद रखिए, ठीक है। यही है क्या बोलते हैं आपका सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, और उसका आंसर हो जाएगा आपका ताहिती, जो कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। ये देखिए इसी को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स, आप देख सकते हैं उस तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, एल नीनो का कंडीशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेटोरियल करंट है वहाँ पे गर्मी लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि वो जो स्विच हो जाता है, नेगेटिव कॉनोटेशन है मतलब नेगेटिव हमारा लिए बुरा है, वो होगा एल नीनो के कंडीशंस, और जब पॉजिटिव की बात हो रहा है तो हमारे लिए पॉजिटिव है तो वो है ला नीना के कंडीशंस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, अब ज़्यादा टाइम हम इसको नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो जब ये लिंग्विस्टिक की बात हो रही है तो यहाँ पे हम इसको लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और फिर हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, ये वाले को करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पे होता है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिंग्विस्टिक फैमिली जो कि भाषाई परिवार है, और जो ब्रांच और ग्रुप है शाखा, जो उसका क्या है, शाखा या समूह है। तो यहाँ क्या है, हमारे ऑप्शंस में दिया है इंडो यूरोपियन, सिनो तिब्बतन, हाँ, सामिटो हेमेटिक एंड अफ्रीकन। तो यहाँ है इजिप्शियन और खोइसान, थाई एंड लैटिन, मतलब यहाँ पे लैंग्वेजेस जो हम जानते हैं, और ये है लैंग्वेज के परिवार जो उसके अंदर आते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे इंडो यूरोपियन हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है, मतलब इंडो यूरोपियन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि कौन सा क्या हो सकता है। तो पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअली लैंग्वेजेस है क्या और कौन से फैमिलीज़ है। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे 4 फैमिलीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, वो है इंडो यूरोपियन, सिनो तिब्बतन, सामिटो हेमेटिक एंड अफ्रीकन। तो हम जानते हैं अफ्रीकन से क्या समझ सकते हैं कि अफ्रीका में इजिप्ट भी है, पर ये सामिटो हेमेटिक में इजिप्शियन आता है, और खोइसान जो है वो अफ्रीकन में आता है। सिनो तिब्बतन में हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे मोंगोलॉइड रेस के लैंग्वेजेस होते हैं। तिब्बत, सिनो मतलब होता है चाइनीज़, और तिब्बत होता है जिनमें मोंगोलॉइड फीचर्स होता है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। तो वो है थाई लैंग्वेज होता है, थाईलैंड में बोला जाता है, वो साउथ ईस्ट एशिया में है। आपका जो लैटिन है, अब यूरोप में सब चीज़ें, जो लैटिन है वो मरा हुआ लैंग्वेज है, इट इज़ डेड लैंग्वेज, बट उसी से बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई है, वो काइंड ऑफ आपका हिस्ट्री है हमारे लैंग्वेजेस का। तो लैटिन हम जानते हैं यूरोप में मैंने बोला जाता था, तो इंडो यूरोपियन में हमें पता है लैटिन हो जाएगा, और सिनो तिब्बतन में थाई हो जाएगा। तो यहाँ हमको 2 का आंसर मिल जाता है, मतलब क्या हो रहा है, इंडो यूरोपियन में हो जाएगा लैटिन, मतलब ए का 4 कहाँ है, पहले में ही आ जाता है, फिर सिनो तिब्बतन में आ जाता है थाई, दैट इज़ बी का 3, ठीक है। ये हो जाए सी का सेमी हेमेटिक का हो जाएगा 1, दैट इज़ इजिप्शियन हो जाएगा, और अफ्रीकन हो जाएगा खोइसान, तो यह हो जाएगा डी का 1। तो हमें यहाँ पे
एलिमिनेशन करना हो, जहाँ हमें नहीं बनता है वहाँ हम जानते जो है उसको रिलेट करके आंसर करेंगे, और जब हो जाए तो बढ़िया, जब ना हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमको पता है कि क्या होते हैं। तो जो लैटिन है वो क्या जनरली कहाँ बोला जाता है, यूरोप में, मतलब उसका जो वेरिएशंस है तो वो बोला जाता था यूरोप में, वेस्टर्न एंड सदर्न एशिया में बोला जाता था। सिनो तिब्बतन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे थाईलैंड, और जो सेमियो हेमिटिक है वो कहाँ बोला जाता है, नॉर्दर्न अफ्रीका और इजिप्ट, उसमें नॉर्दर्न अफ्रीका में ही आता है। ठीक है, अफ्रीकन में खोइसान, मतलब ये सदर्न अफ्रीका की बात करें, जब अफ्रीका जब बोला जाता है तो क्या होगा, सदर्न अफ्रीकन। और जो सेमियो हेमिटिक बोला जाता है वो क्या होता है आपका, नॉर्दर्न अफ्रीका। सेमियो हेमिटिक का दूसरा नाम भी है, वो है इसका जो सेमियो हेमिटिक है ये इसका पुराना नाम है, आज बोला जाता है वो है अफ्रो एशियाटिक। क्या बोला जाता है, आज का टर्म क्या है, अफ्रो एशियाटिक, और जो पुराना नाम था उसका नाम क्या था, सेमियो हेमिटिक। ठीक है, तो अफ्रो एशियाटिक क्या है, आज की तरफ से, क्योंकि जो आपका एशियन कंट्रीज़ है वो भी वहाँ पे लाई करते हैं अपने नॉर्दर्न बेल्ट के पास, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो जाते हैं, तो वो क्या है, इसलिए आज के टाइम में उसको क्या बोला जाता है, अफ्रो एशियाटिक। पर पहले के ज़माने में क्या बोला जाता था, सेमियो हेमिटिक। तो ये लैंग्वेजेस डिराइव फ्रॉम लैटिन इंक्लूड्स रोमांस लैंग्वेजेस लाइक स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन। स्पेनिश, फ्रेंच और इटालियन ये सारे क्या रोमांटिक लैंग्वेजेस बोलते हैं, और ये क्या है, लैटिन से आए हैं, इनको रोमांटिक लैंग्वेजेस बोला जाता है, क्योंकि जो हमारे विलियम शेक्सपियर थे वो भी रोमांटिक एरा के थे, उस समय जो किताबें, इस लैंग्वेजेस का जो पैटर्न है वो रोमांटिक वे में, ये इस तरीके से नहीं, ये कोई लिटरेचर का जो टीचर होगा वो आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो यहाँ क्या होता है, ये सारे लैंग्वेजेस आपके लैटिन में आता है। हिस्टोरिकली स्पोकन इन रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के टाइम में जो लैंग्वेजेस स्पीक की बोली जाती थी वो क्या आते हैं, इसमें आते हैं, तो उसको रोमांस लैंग्वेजेस इसलिए कहा जाता है। ठीक है, प्यार भरी बातों की वजह से नहीं, रोमन एम्पायर में था इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे जो सिनो तिब्बतन है इट इंक्लूड्स लैंग्वेजेस लाइक थाई, कैरेक्टराइज्ड बाय टोनालिटी एंड एनालिटिकल स्ट्रक्चर, स्वर शैली और विश्लेषणात्मक होता है। यहाँ पे क्या होता है, वो ना टोन के ऊपर होता है, यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे टोन के ऊपर लैंग्वेज बना होता है। तो जो आपके सिनो तिब्बतन होंगे वो टोन के बेस में होगा और उनका एनालिटिकल स्ट्रक्चर होगा। आप जब सेमियो हेमिटिक की बात करते हैं, इसको आज के टाइम पे अफ्रो एशियाटिक बोलते हैं। इट इंक्लूड्स एंशिएंट इजिप्शियन एज वेल और नोन फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स वर्ब मॉर्फोलॉजी एंड रिच हिस्टोरिकल टेक्स्ट, क्योंकि इसके रिच हिस्टोरिकल टेक्स्ट से नॉर्दर्न अफ्रीका के लैंग्वेजेस को सेमियो हेमिटिक या अफ्रो एशियाटिक बोला जाता है। ठीक है, और जो अफ्रीकन या सदर्न अफ्रीका में जो होता है, जैसे यहाँ पे खोइसान की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्लिक कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, क्लिक कॉन्सोनेंट, उनके जो लैंग्वेज है इस तरीके की आवाज़ आती है, तो लोग क्लिक से बात करते हैं। तो ये जब सदर्न कंट्री जब वो है कि क्लिक कॉन्सोनेंट्स कौन यूज़ करता है, क्लिक जैसा आवाज़ ऐसे या फिर मुंह से, तो ये है खोइसान, यहाँ पे वर्बल या क्लिक कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। और ये जनरली इंडिजिनस ग्रुप्स जो है सदर्न अफ्रीका में, इंडिजिनस ग्रुप मतलब ट्राइब्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्टिंक्शन है। हम देख सकते हैं बहुत सारे लैंग्वेज फैमिलीज़ है, जैसे हो जाता है इंडो यूरोपियन जो कि सबसे ज़्यादा है 47%, माने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसको बोला जाता है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को, जैसे है अल्बेनियन, आर्मीनियन, बाल्टिक, सेल्टिक, जर्मैनिक, ग्रीक, इंडो ईरानियन, इटालिक, स्लाविक। हमारा भी किस में आता है, हमारा भी किस में आता है, हम लोग आते हैं यहाँ पे आपके अफ्रो एशियाटिक में आ जाते हैं हम लोग, और कुछ पोर्शन हमारा आ जाता है कहाँ पे, हमारा आ जाता है सिनो तिब्बतन में भी आता है, इंडो यूरोपियन में भी आता है, कुछ कुछ पोर्शन वहाँ आता है। तो यहाँ पे सिनो तिब्बतन है, उसके बाद मतलब 20.3% बोला जाता है सिनो तिब्बतन लैंग्वेजेस, जैसे चाइनीज़ है, तिब्बतो बर्मीज़। ठीक है, बर्मीज़ क्या है, बर्मन क्या है, हमारा म्यांमार की बात की जा रही है। नाइगर कॉन्गो क्या है, यहाँ पे आप अफ्रीका में देख सकते हैं कि एक अफ्रो एशियाटिक है जो कि 5.8% है, नाइगर कॉन्गो 6.9%। ज़्यादा क्या बोला जाता है, नाइगर कॉन्गो के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। और क्या है आपका अफ्रो एशियाटिक भी 5.8% है। अफ्रो एशियाटिक यहाँ पे हो जाएगा नाइगर कॉन्गो, राइट। यहाँ पे ताई कदाई भी आ जाता है, ताई कदाई का भी लैंग्वेजेस यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कम है 1.3%। तो ऐसे बहुत सारे जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं आज चाहती हूँ कि एक सिर्फ हम पढ़े, वो है अफ्रो एशियाटिक के बारे में, क्योंकि ये हम लोग को जानना है। ये वाले जो नॉर्दर्न बेल्ट में जो पढ़ा जाता है वो है, जैसे अफ्रो एशियाटिक में कौन से लैंग्वेज आते हैं, सेमिटिक आता है, ओमोटिक आता है, कुशिटिक आता है, चाडिक आता है, बर्बर आता है। सारे टिक 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 है, पर यहाँ पे जब देखेंगे हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो आईसी लास्ट में लगाया जाता है। तो क्या क्या 5 है, सेमिटिक है, ओमोटिक है, कुशिटिक है, चाडिक है, बर्बर है। ठीक है, वो है हम लोग के यहाँ पे रीजन में बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं जो बर्बर है, बर्बर जनरली हम बारबेरियन से, आप याद रखिएगा, ये सारे जो आपके जिनको सिविलाइज नहीं माना जाता था पहले के टाइम पे, उनको क्या बोलते हैं, उन लोग का लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, बर्बर बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
जाता था, बर्बर बोला जाता था। तो जो इंडिजिनस ग्रुप्स है वो जनरली इसको बोलते हैं। जो आपका अफ्रीका का जो हॉर्न है, ये हॉर्न कहा जाता है क्योंकि ये सींग की तरह दिखता है। ये यहाँ पे इथियोपिया, सोमालिया, जिबूटी आ जाता है। तो यहाँ क्या बोला जाता है? कुशिटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुशिटिक। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके जो हॉर्न वाले एरिया में क्या बोलते हैं? कुशिटिक लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जब ग्रीन वाला पोर्शन है मतलब सेमिटिक, पूरे मैक्सिमम नॉर्दर्न बेल्ट में बोला जाता है, जो कि है सेमिटिक लैंग्वेज। पूरे आपके यूएई, जो आपके पूरे जो वहाँ पे आपका यूएई वाला पोर्शन, सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन और पूरा मैक्सिमम पोर्शन क्या है? सेमिटिक लैंग्वेजेस बोलता है। ओमिटिक बहुत ही एक छोटा सा इथियोपिया के एरिया में बोला जाता है ओमोटिक। कुशिटिक आपका हमने नॉर्दर्न बेल्ट में ये हॉर्न में देखते हैं। और जो ब्लू है चाडिक है। चाडिक क्या बोला जाता है? नाइजीरिया के एरिया में बोला जाता है, बहुत ही कम पोर्शन में। और मैक्सिमम क्या बोला जाता है? सेमिटिक बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ओमोटिक क्या है? स्मॉल ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन मेनली इन वेस्टर्न इथियोपिया एंड नॉर्दर्न कीनिया, कंप्राइजिंग ऑफ 3 डजन लैंग्वेजेस। चाडिक क्या है? 12 मिलियन पीपल। तो इसको हम देख लेते हैं कौन सबसे ज़्यादा पढ़ता है। यहाँ देखिए, ओमोटिक का मतलब क्या होता है? ओमोटिक का मतलब होता है नेम्ड आफ्टर द ओमो रिवर इन साउथ वेस्टर्न इथियोपिया। साउथ वेस्टर्न इथियोपिया में ओमो रिवर बहता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो लैंग्वेजेस को बोला जाता है ओमोटिक बोला जाता है। कहाँ? सदर्न इथियोपिया में ओमो रिवर बहता है, इस वजह से वहाँ के लैंग्वेजेस को क्या बोला जाता है? ओमोटिक बोला जाता है। ठीक है, ये चाडिक जो है डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ लेक चैड, एज मेनी लैंग्वेजेस इन दिन सब ग्रुप आर स्पोकन अराउंड दिस एरिया। तो जो चैड हम जानते हैं, चैड एक जगह है, चैड एक कंट्री है हमारे, क्या बोलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक चैड लेक भी फेमस है, तो उसके ऊपर चाडिक लैंग्वेज आया है। क्यूशिटिक क्या है? नेम आफ्टर द एंशिएंट लैंड ऑफ कुश। कुश हम जानते हैं ना, कुश, शंख, ये सारे नाम थे। तो जो कुश था वो क्या है? कुश वाले नाम से आया है, लोकेटेड इन द रीजन ऑफ मॉडर्न डे सुदान एंड इथियोपिया। तो कुश जो लैंडफॉर्म था एंशिएंट, हम जब जम्बू द्वीप और ये सारे पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होता है? कुश जो पुराना लैंड था उसके ऊपर कुशिटिक लैंग्वेज आया है। जो बर्बर है वो ग्रीक एंड रोमन टर्म बारबरोए से आया था, जो कि नॉन रोमन पीपल होते थे, इंक्लूडिंग द इंडिजिनस पीपल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। बारबेरियंस बोलते हैं, जो मतलब इंडिजिनस है, उन लोग सिविलाइज नहीं मानते थे उनको, तो इसलिए उनका जो लैंग्वेज है उनको बर्बर कहा जाता है। इजिप्शियन तो हम जानते हैं लैंग्वेज स्पोकन इन एंशिएंट इजिप्ट, इवॉल्विंग इन कॉप्टिक इन दिस लेटर, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनको कॉप्ट्स बोला जाता है, तो अब के टाइम पे उसको कॉप्टिक फॉर्म भी बोला जाता है इजिप्शियन लैंग्वेज को। और सेमिटिक क्या है? जो बिब्लिकल फिगर है शेम, ट्रेडिशनली बिलीव टू बी एंसेस्टर ऑफ द सेमिटिक पीपल। मतलब है सेमिटिक रिफर्स टू द पीपल स्पोकन बाय पीपल्स बिलीव्ड इन डिसेंट फ्रॉम शेम, इंक्लूडिंग हिब्रू एंड अराबिक। मतलब शेम यहाँ पे भगवान को माना जाता है, जो कि आपके क्या बोलते हैं, जो हिब्रू और अराबिक को फॉलो करते हैं, तो इसलिए आपके नॉर्दर्न बेल्ट में पूरा सेमिटिक आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो यह है ओमो रिवर से क्या है? ओमोटिक आया है। चाडिक चैड लेक या चैड वाले रीजन से। कुशिटिक कुश जो एंशिएंट किंगडम था और एंशिएंट टाइम में लैंडफॉर्म था। बर्बर है बारबरोई टर्म से, जो इंडिजिनस पीपल है। इजिप्शियन है एंशिएंट इजिप्ट में। सेमिटिक है शेम फ्रॉम द बाइबल, जो कि हिब्रू और अराबिक बोलते हैं। तो मैक्सिमम कौन बोलता है? सेमिटिक सबसे मैक्सिमम है, फिर चाडिक है, फिर कुशिटिक है, फिर बर्बर है, फिर ओमोटिक है और इजिप्शियन उसके बाद है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करके ख़त्म कर देंगे 50 तक क्वेश्चंस, और हमारे काफ़ी हद तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आप लोग अपना ध्यान रखिए। आई होप आप लोग को ये अच्छा लग रहा है सीरीज़, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट मोर फास्टर, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको डिटेल में पढ़ें, डिटेल में जाने कि एक्चुअली वो रीज़न क्या है कि वो क्यों ऐसा बोला जाता है। तो यू शुड नो द डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स इन दिस। सो टेक केयर, हम फिर वापस मिलेंगे, हम फिर से मिलते हैं जल्द ही। आप ध्यान रखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आप हमारे साथ, हम आपके साथ पूरे लगन और ज़ोर शोर से इसको आपके ड्रीम को क्रैक करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय। बंद कर।